अ, अमेरिका का हमला जिया रात को हुआ, क्या इसे फाइनल हमला माना जाए? अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले को फाइनल हमला माना जाए, या ट्रंप एक बार फिर से सरप्राइज देते हुए आज रात को या आने वाले कुछ और दिनों में और हमले करेंगे? इरादे ऐसे ही लगते हैं। जिसे एक चीज होती है ना, आर्ट ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने की कला जो होती है, वो अमेरिका ने इसमें किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया और 2 दिन में पलटी मार के वो काम किया जिसकी शायद उम्मीद ईरान नहीं कर रहा था। क्या हो सकता है कुछ और जो एनालिस्ट है वो भी ना कर रहे हैं, लेकिन ये डिसेप्शन था, ये धोखा था, एक तरह से आंखों का धोखा था, और एक स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति के अंतर्गत ये सब किया गया। खैर, मैंने कहा ये जंग और मोहब्बत में सब कुछ होता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 चीजें निकल कर आई हैं बहुत बड़ी इस समय, और उसमें एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मसूद पेजेश्कियान से बात की है ईरान के। क्या जरूरत थी बात करने की, लेकिन क्या जाहिर करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ट्वीट करते हैं, स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजेश्कियान, we discussed in detail about the current situation, expressed deep concern at the recent escalation, reiterated our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward, and for early restoration of regional peace, security and stability. वही मैंने कहा ना, 3 चीजें इंडिया हमेशा यूज करता है, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन। ये 3 शब्द इस्तेमाल करता है, सब कुछ इसी के आसपास रहता है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेता है। किसको बोल रहा है ये नहीं बताता है, ईरान को बोल रहा है, इजराइल को बोल रहा है, अमेरिका को बोल रहा है, ये नहीं बताएगा। एक कॉमन जनरल स्टेटमेंट कि जैसे झूठ बोलना पाप है। किसको बोल रहे हो भाई, कौन झूठ बोल रहे हैं? सत्य बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। सूरज आकाश में चमकता है, एक जनरल किस्म के स्टेटमेंट रहते हैं ये, है ना। हमेशा किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, स्कूल में पढ़ाते ना बच्चों सच बोलना चाहिए। तो वो इंडिया के डायलॉग हैं, सारे के सारे डायलॉग, डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन, फिनिश। यहां उसकी पूरी की पूरी विदेश नीति या डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर एक क्रेमलिन से संदेश आता है आज। रशिया के संदेश की मैं थोड़ी सी वेट कर रहा था, तो क्रेमलिन से दमित्री मेदवेदेव का स्टेटमेंट आता है, जो कि उनकी सिक्योरिटी के एक डेप्टी हैं। क्या कहते हैं, व्हाट हैव द अमेरिकन अकम्प्लिश्ड विद देयर नाइट टाइम स्ट्राइक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, कि अमेरिकन को हमला करके क्या मिला। दूसरा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का, वो अनअफेक्टेड है, या हो सकता है छोटा सा एक माइनर डैमेज हो। ये मेडवेडेव का स्टेटमेंट है। और ये भी कहा है कि द एनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, एंड नाउ वी कैन से इट आउटराइट, द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल कंटिन्यू। यहां से बड़ी बात कह दी कि यहां से ईरान अपना मंतव्य या अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकता है। और एक चीज और कही जिसपे शायद मुझे भी यकीन नहीं आएगा, कि नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्टली सप्लाई वेपन्स टू ईरान। वेपन्स मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की उन्होंने, वो लगता है बड़ी बात कर दी, वो तो नहीं होगा। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची कल मुलाकात करेंगे मॉस्को में पुतिन साहब से। पुतिन शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मुझसे कोई कहे मदद करने को तो तभी मैं मदद करूंगा, उसके बिना मैं मदद नहीं करूंगा। अभी तक रशिया की ओर से जो स्टेटमेंट आए हैं वो यही आए थे पहले, कि अगर ईरान मुझसे मदद मांगेगा तो मैं मदद दूंगा। सही बात है। एक बड़े सिक्योरिटी एनालिस्ट से आज जब मेरी बात होती है, तो मैंने उससे पूछा कि ये वॉर कहां जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। बोलते हैं, आप हवाई हमले कर सकते हैं, आप मिसाइल गिरा सकते हैं, आप हवाई जहाज से भी बम गिरा सकते हैं, गिराते रहिए। उससे हासिल क्या होगा? आप 2 बिल्डिंग्स यहां तोड़ देंगे, 2 बिल्डिंग वहां तोड़ देंगे, एक एयरबेस वहां तोड़ देंगे, बस इससे यार आप क्या करोगे? बोलता अगर आपको सुपरमेसी चाहिए किसी भी लैंड के अंदर, वो फार्मूला जो आपने लिबिया में अपनाया, सीरिया में अपनाया, या फिर जो फार्मूला आपने इराक में अपनाया, क्या वो फार्मूला आप ईरान में अपना सकते हैं? तो मैंने पूछा वो फार्मूला क्या है? बोलता है, अगर किसी को आपने विक्टोरियस स्टेट में जाना है तो आपको अपनी लैंड फोर्सेस उतारनी पड़ेगी, यानी कि आर्मी को उतारना पड़ेगा ईरान के अंदर। तो क्या आर्मी को उतारने के लिए अमेरिका ईरान में तैयार है? क्या इजराइल तैयार है? ये सोचने वाली बात है। ये नेटो की फोर्सेस जो भी हैं, क्या वो अपनी आर्मी को ईरान में उतारने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि आप कंट्रोल किसे करोगे? अगर आप हवाई हमले करते हो, मिसाइल हमले करते हो, करके निकल जाते हो, तो आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं ना। उससे आप जो निजाम है वहां का, जो रजीम है, उसे तो आप बदल नहीं सकते ना। उसे बदलने के लिए आपके पास लैंड फोर्सेस चाहिए, और लैंड फोर्सेस अगर नहीं होंगी आपकी, अगर आर्म फोर्सेस नहीं है अंदर, जिसे कि थल सेना कहते हैं, आर्मी जिसको कहते हैं, तो फिर आप कैसे करोगे? मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है। इराक में आर्मी थी, इराक में आज भी उनके बेसिस है। लीबिया में आर्मी थी, सीरिया में आर्मी थी, सब जगह थी। और उन्होंने तख्ता पलट किया, फिर उसके बाद अपनी आर्मी के सुपरविजन के अंदर अपना जो बंदा था उसको वहां पे पोस्ट किया। जो भी हुआ, बात तो सही है, बोलता, लेकिन एक बात और भी है ना इसके अंदर। तो मैंने पूछा वो क्या है भाई? वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि इराकी लोगों में, या फिर लीबिया के लोगों में, या सीरिया के लोगों में और ईरान के लोगों में फर्क है। वहां पे जो 10 करोड़ की जनता है, 10 करोड़ की जनता बहुत बड़ी होती है। बोलते हैं 10 करोड़ की जो जनता है, उसको कैसे डील करोगे आप? क्या करोगे उसको आप? वो तो आपकी हॉस्टाइल है सारी की सारी, क्योंकि वो खमनई के साथ में है, खमनई को हटाना नहीं चाहते। तो आप जनता के खिलाफ जाके क्या कर सकते हो? मुझे लगता था कि उसकी बात में दम था कि बिना लैंड फोर्स के आप कोई भी चीज कर नहीं सकते। हवाई हमले करके आप पार्टली थोड़ी बहुत विक्ट्री ले सकते हो, उसके बाद क्या? अफगानिस्तान के अंदर जब आपको अपनी हुकूमत जमानी थी 9/11 के बाद में, अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वहां पे उतारी थी। वहां का जो बागराम जो उसका हवाई अड्डा था, उसको अपना बेस बनाया था। वहां पे 50,000 से ज्यादा उनके सैनिक थे, 50,000 से ज्यादा उनकी फोर्सेस थी अफगानिस्तान में। और वो भी सारे मॉडर्न इक्विपमेंट थे उनके पास। गाड़ियां थी, तोपे थी, बख्तरबंद गाड़ियां थी, मशीन गन्स थी, हेलीकॉप्टर्स थे, हवाई जहाज थे, फाइटर एयरक्राफ्ट थे, सब कुछ था। ये बात तो सही है ना? अब मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी भी जगह पर जंग में विक्ट्री हासिल करनी है, तो आपको आर्म फोर्सेस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हवाई हमलों के साथ आप एक लिमिटेड सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। और मैं भी ये सोच रहा हूं कि अगर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 4-5 और हमले कर भी लिए, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? 2-4 और कहीं जाके अपना मार मूर के आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो आप मान के चलिए कि अमेरिका में क्या इतनी हिम्मत है कि वो अपनी लैंड आर्मी को, आर्म फोर्सेस को ईरान में उतार दे? क्या वो उसके लिए रेडी है क्या? अब अमेरिका में जो इतना सारा विरोध चल रहा है इस टाइम, बहुत विरोध है इस टाइम, रिपब्लिकन का विरोध है, डेमोक्रेट्स का विरोध है, और उन सब की उसने परवाह नहीं की। बल्कि इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले उसने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। जिन लोगों को कांग्रेस के बारे में नहीं पता, तो मैं बताऊं, कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट है अमेरिका की, उसको कांग्रेस कहते हैं। उसके दो हाउसेस हैं, एक हाउस ऑफ सेनेटर जो कि बेसिकली वहां की राज्यसभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो वहां की लोकसभा है। आपने वहां से परमिशन नहीं ली, आपने अपनी पार्लियामेंट को बिना विश्वास में लिए दूसरे देश पे जाके आपने हमला किया है। ये अमेरिका में पहले कभी नहीं हुआ था। अफगानिस्तान पे हमला था, आपने कांग्रेस की परमिशन ली थी। लीबिया में हमला था, कांग्रेस की परमिशन ली थी। सीरिया में हुआ था, परमिशन ली थी। जो भी हमले हुए, कांग्रेस को यकीन में लिया गया, और उनकी अनुमति लेने के बाद उसके बाद हमले किए गए थे। यह पहली बार है कि ट्रंप ने पार्लियामेंट को उठा के साइड में रख दिया, और उसके बाद अपने आप अकेला एक निर्णय ले लिया। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, दुनिया तो सब उसके साथ चल पड़ेगी, वो तो तलवे चाटने को तैयार है, उसके अपने जितने भी लोग हैं। लेकिन उसकी अपनी जो अंदर की लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उसका विरोध कर रही है, वहां पर उसको कैसे डील करोगे? उसको डील करना आसान नहीं है, उसको डील करना आसान नहीं है। अमेरिका वैसे ही ट्रेड वॉर के चक्कर में फंसा पड़ा है, बुरी तरह से फंसा पड़ा है। अब ये करके और फंस गया। ट्रंप की मुसीबतें इससे कम नहीं होंगी। ट्रंप सोचता है कि मैं अपनी यहां की मुसीबतों को कम करने के लिए दूसरे कंट्री के ऊपर जाकर अगर मैं बम बरसाता हूं, उससे तुम इजरायलियों को तो खुश कर दोगे, ज्यूस को खुश कर दोगे, लेकिन बाकी 35 करोड़ जो अमेरिकन है उसकी क्या करोगे? सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। इतना बड़ा बिल भी लेके आ गए हैं, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। उसे कैसे पास करवाओगे? अभी सेनेट से भी पास करवाना पड़ेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास करवाना पड़ेगा। उसे कैसे पास करवाओगे? आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको कांग्रेस के पास वापस जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपने वियतनाम को सोचा कि 5 दिन में खत्म कर देंगे, आपके लिए वाटरलू बन गया। आपने सोचा था कि अफगानिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, अफगानिस्तान तो मिट्टी में मिला नहीं,
लेकिन आप 20 साल के बाद वहां से छोड़कर भाग गए। एक बात सही है कि आप बिना लैंड फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के, जो आर्मी है, उसके बिना जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए आपको आर्मी चाहिए। क्या अमेरिका विलिंग है अपनी आर्मी को भेजने के लिए? तो फिर आर्मी तो फिर ईरान की भी बहुत स्ट्रांग है भाई, आज की डेट में तो बहुत स्ट्रांग है। 6.5 लाख की तो एक्टिव आर्मी है उसकी, और उसके पास तो सारे साजो सामान है जो होने चाहिए, मॉडर्न साजो सामान है। जो लोग ईरान का फातिया पढ़ रहे हैं, ईरान को बर्बाद होते हुए देख लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि शायद इसराइल खुदा है, इसराइल खुदा होता तो अमेरिका के पलवे चाट कर ये नहीं कहता था कि ईरान पर हमला कर और मुझे बचा, वरना मैं मरा पड़ा हूं। अमेरिका के बिना ईरान क्या है, अपने इसराइल क्या है? जीरो, नहीं है। पर फिर मैंने कहा, जंग में कभी ये मत सोचिएगा कि कौन हारा कौन जीता। जो एक, जो क्या कहते हैं, जो डैमेज होता है ना स्ट्रेटेजिक, वो आप कितना कर सकते हो। इसराइल जो भी कहे, जितनी मर्जी विक्ट्री की घोषणा कर ले, लेकिन आप ईरान में एंटर करोगे क्या? 2000 मील दूर हो, जो भी करोगे हवाई मार्ग से आप मिसाइलें भेज सकते हो, फाइटर जेट भेज सकते हो, और उसके बीच में जो जॉर्डन और इराक है वो तो उसके पिट्ठू हैं, उसका एयर स्पेस का, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। और जहां तक अरब देशों की बात है, सऊदी अरब ने चिंता व्यक्त की है, ओमान ने चिंता व्यक्त की है, कतर ने चिंता व्यक्त की है। ये सब नकली है, ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं ये सारे के सारे। एक्चुअली वो ही चाहते हैं कि ईरान बर्बाद रहे, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी रहे ताकि उनका तेल बिकता रहे। लेकिन हॉर्मस की खाड़ी में से अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि धीरे धीरे टैंकर वहां से निकल रहे हैं। अब टैंकर एंटर नहीं कर रहे हॉर्मस की खाड़ी में, निकल रहे हैं। उनको डर है कि अभी चीजें एस्केलेट होंगी, हमला बढ़ेगा तो पर्शियन बे के अंदर, जो पर्शिया की खाड़ी है, वहां पे चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। और वहां पे किसी भी जहाज को कभी भी कोई भी मिसाइल रॉकेट आके मारेगा, वो तो सिटिंग डक है। वो तो जैसे क्या कहते हैं, यात्री विमान होते हैं, यात्री शिप होते हैं, ऐसे ही मालवाहक शिप होते हैं, उसके ऊपर तो कभी भी हमला कर लो, उसके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन थोड़ी लगी है उसके ऊपर। वो तो बेचारे 8, 10, 15, 20, 25 क्रू मेंबर्स होते हैं, उसको मैनेज करते हैं टैंकर्स को और ले चलते हैं। तो 2-4 और के ऊपर हमला हो गया तो सारे के सारे टैंकर वाले वहां से भागेंगे, और कल परसों से यही होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने बात की आज, क्या जरूरत पड़ी थी? अगर ईरान की कोई औकात नहीं है, ईरान की कोई हैसियत नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को चिंता किस बात की? फिर तो उसको अपने भक्तों की बात सुननी चाहिए कि ईरान को बदल दो, ईरान को कुचल दो, ईरान को बिल्कुल क्या कहते हैं, नंगा कर दो, ईरान को खत्म कर दो। यही तो कह रहे हैं बीजेपी वाले सारे, जो उनके बंद भक्त हैं सारे के सारे। उसमें कई डिप्लोमेट्स भी हैं, कई आर्मी वाले भी हैं। ये खत्म कर दो ईरान को, कर दो ईरान को। अगर खत्म ही करना है तो फिर मोदी जी बात क्यों कर रहे हैं उससे? इनको यहां बैठ के लगता होगा खत्म करना बहुत आसान है, और आप एक देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि खत्म कर दो एक देश को। यहां बैठ के उसकी कॉल दी जा रही है, ये वही कॉल है जो पहले नेतन्याहू दे रहे थे, खमनी को मार दो उसको, खत्म कर दो, विद्रोह कर दो, सड़कों पे आ जाओ। वही तो इंडिया में कर रहे हैं भक्त लोग सारे के सारे, कि खत्म कर दो उसको। लेकिन उसका रजीम तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता ना। रादर वहां के 10 करोड़ लोग और ज्यादा यूनाइट हो गए हैं। अमेरिका ने तो जो खैर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया सो किया ही है, वो बात तो बिल्कुल सही है। उसने तो सारे के सारे कानून तोड़ दिए भाई। अब उसने ये बता दिया कि मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, ना मुझे किसी कानून की जरूरत है, मुझे अपनी पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। देखिए रे, अमेरिका है ये, अमेरिका के लोग अलग हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट अलग है। ट्रंप को लगता है कि वो जिंदगी भर के लिए प्रेसिडेंट बन गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके बहुत सारे कामों के लिए वो इम्पीच करके उसको बाद में जेल भेजा जा सकता है। और अमेरिका में कई प्रेसिडेंट इस किस्म की जो सजाएं हैं ना फेस कर चुके हैं, मैं आपको बताऊं। तो कोई ये ना समझे कि ये बच के निकल जाएगा और ये हमेशा के लिए बनेगा, क्योंकि जो डैमेज, कोलेट्रल डैमेज जिसको कहते हैं, जो अपने कंट्री में उसने किया है ट्रंप ने, वहां से बच के नहीं निकलेगा। हो सकता है वो ईरान से बच के निकल जाए, गल्फ से बच के निकल जाए, लेकिन हर जगह से बच के निकले ऐसा तो नहीं होगा ना कभी। और अगर ईरान बकरी का बच्चा है, ईरान की जरूरत नहीं है, ईरान को मार दो, खत्म कर दो, और इंडियंस जो बहुत सारे सोच रहे हैं, तो फिर जाके उनको मोदी से कहना चाहिए, तू मसूद पेजेशकिन उस प्रेसिडेंट से बात क्यों कर रहे हो तुम? उसकी कोई औकात नहीं है, क्यों बात कर रहा है उसके साथ में? क्योंकि वही तो एक रास्ता था सेंट्रल एशिया का, वही तो एक रास्ता है अफगानिस्तान जाने का, वही तो एक रास्ता है चाबहार पोर्ट को डेवलप करके 5,000 करोड़ का जो डुबो दिया पैसा, वो कहां जाएगा साहब? उसे क्या करोगे अब आप? हमारे लिए काटो तो खून नहीं है। बहुत सारे लोग आज टीवी पे बैठ के ईरान का फातिया पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, सन 'त्जू की जो किताब है ना, चाइनीज फिलोसफर की, जरा पढ़ लो उसको एक बार।
कि आर्ट ऑफ डिसेप्शन क्या होता है, और अपने विरोधी को कभी कमजोर मत समझो, तो पता लगेगा कि उस बुक का तथ्य क्या है, उसका सारांश क्या है। सही बात मैं बता रहा हूं। कभी किसी को जंग में कमजोर मत समझो। कौन कब तुम्हें कैसी बड़ी चोट दे जाए आपको नहीं पता। अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था, सिवाय जो छोटे मोटे जो उनके तालिबानी हथियारबंद लोग थे। उनके पास कोई बख्तरबंद गाड़ियां थोड़ी थी, टैंक थोड़ी थे उनके पास। एक आधी जीप थी, उसमें मशीन गन लेके घूमते रहते थे। 20 साल तक अमरीका उनको मारता रहा। मारता कैसे था, कई बार अपनी $1 मिलियन की मिसाइल यूज करता था, और पता लग रहा है कि एक तंबू उड़ा दिया, कहीं लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, और टेंट में क्या था, एक ऊंट खड़ा हुआ था एक। तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ वहां पर, और फिर उसके बाद भागा भगोड़ों की तरह। और जो आखिर के सीन है हवाई जहाज के, जिस तरह से वो लास्ट फ्लाइट ली और सब कुछ छोड़कर भागा है, वो सब कुछ पता है ना। तो और जिनको लगता है कि ईरान को हमें खत्म कर देना चाहिए और इंडिया का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं खुश हूं। फिर उनको जरूर मोदी जी से कहना चाहिए कि आप ईरान को अमेरिका के साथ मिलकर खत्म कर दो, हमें ईरान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे दुनिया के और रास्ते भी तो बंद हो जाते हैं। तेल का बाजार तो अब अभी तो बंद हुआ नहीं है, बस होने जा रहा है, लेकिन टैंकर्स बाहर जाने शुरू हो गए हैं। टैंकर बाहर जाने शुरू हो गए हैं। अब वहां पे टैंकर अंदर नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पर कुछ ना कुछ होगा, और बड़ा होगा। तभी मैं कहूं कि मान लिया ईरान थोड़ा कमजोर है, इसराइल के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले कमजोर है, लेकिन तब कौन से और मुल्क इस जंग में शामिल हो जाएं, अभी तो पता नहीं ना। तब कौन से मुल्क इस जंग में शामिल हो जाएं, नहीं पता। और जिस दिन वो शामिल हुए, उस दिन पता नहीं क्या होगा। अगर आपको याद नहीं आता है तो जरा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री फिर से पढ़ लो एक बार को, कि कैसे वो धीरे 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 डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, और कैसे एक एक करके जो देश थे उसके अंदर सम्मिलित होते चले गए, मिलते चले गए, और बाद में ये वर्ल्ड वॉर बच जाती है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता उसके बाद में। ये हुआ है ना, यहां भी यही होगा अल्टीमेटली। 3-3 4-4 मोर्चे जब खुलते हैं तो यही होता है। अब ऑप्शन क्या है, इस ईरान के पास क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ा ऑप्शन तो एक ही है, हॉर्मस की खाड़ी कल परसों से बंद, दैट्स ऑल। और हॉर्मस की खाड़ी अगर बंद होती है तो फिर बचता क्या दुनिया के लिए? जिन्हें मुझ पे यकीन ना हो, वो कल सुबह उठ के दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस को देख लेना कि क्या हाल चाल है, तेल के रेट क्या है, वो भी देख सकते हैं। उनको पता तो लगेगा कम से कम, अल्टीमेटली उनको कुछ तो आइडिया लगेगा कि तेल के रेट कहां जा रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से $80 जो है इस समय रेट जो क्रॉस कर चुके हैं, $80 इस समय क्रॉस कर चुके हैं। जो पीछे की मार्केट है, क्योंकि आज संडे है तो मार्केट बंद रहती है, लेकिन वो $80 क्रॉस कर चुके हैं। और साथ में वॉर प्रीमियम भी शुरू हो गया है, 10 से 12-15 का। तो झटके तो लगने शुरू हो जाएंगे कल से। और कोई ये सोचे कि ये नहीं होगा, मैं नहीं मानता। कोई ये सोचे कि इस जंग का आखिरी हथियार अमेरिका ने चल दिया है, तो मैं नहीं मानता। कोई ये सोचे कि इजराइल ने आखिरी हथियार चल दिया है, मैं नहीं मानता। इस शुरुआत को शुरुआत ही मानो। लेकिन ये एक वो मोमेंट है जिसकी बात मैंने सुबह की थी, कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हां, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और आज सबसे ज्यादा जो सांसें टूट रही हैं, वो अरब देशों की सांसें टूट रही है कि हम अब कहां जाएं। उसका रीजन बहुत क्लियर है। रीजन ये है कि उनकी जो आवाम है वो ईरान के साथ में, लेकिन ये जो बादशाह हैं सारे के सारे, अल नायान हो या एमबी सलमान हो, ये सारे के सारे दरअसल देखा जाए तो अमेरिका के पिट्ठू हैं। अब क्या होगा, कैसे हो सकता है ये? क्या ये पॉसिबल है क्या? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जंग खत्म हो गई है, ईरान खत्म हो चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। नहीं भैया, नहीं। अफगानिस्तान भी 20 साल चला था, रशिया भी 10 साल के बाद अफगानिस्तान छोड़ के भागा था। तो कोई ये ना समझे कि अगर कोई मेरे बराबर की बाहर आर्मी नहीं है तो मैं उसको कुचल कर चला जाऊंगा। मुझे वो 5 दिन की स्टोरी याद आती है, मैं फिर से सुना देता हूं। 5 दिन की स्टोरी। अमेरिका को कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान को 5 दिन में खत्म कर देगा, हुआ? नहीं हुआ ना। इसराइल ने कहा था कि 5 दिन में मैं हमास को खत्म कर दूंगा, गजा को खत्म कर दूंगा, हुआ? नहीं हुआ। 2.25 साल हो गए। एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि रशिया 5 दिन के अंदर यूक्रेन को कुचल देगा, आज 3.25 साल हो गए, हुआ? नहीं हुआ। दोनों की ताकत तो फर्क है ना। गजा के पास तो कुछ भी नहीं था, ईरान अपना इसराइल के पास सब कुछ था, पर कर पाया क्या? नहीं। क्या 20 साल के बाद वो अमेरिका
जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसी तालिबान को वापस लेके आया? लेके आया, नहीं आया? आप सोचिए। वो रशिया जो सोचता था कि मैं 5 दिन में यूक्रेन को कुचल दूंगा, कर पाया क्या? नहीं कर पाया ना। क्योंकि आप जो है ना, आप डिफेंस को समझते नहीं है, डिफेंस की जो फाइनल नुआंसेस है उसको समझते नहीं है एक्चुअली। ईरान की खामियां हैं, ईरान छोटा देश है, मतलब अमेरिका के मुकाबले तो छोटा ही है ना, इतनी पावर नहीं है ना। पर कोई रेत का कीड़ा थोड़ी जो पैर के नीचे कुचल के चले जाओगे। यहां भी कहा जा रहा था कि इसराइल 5 दिन में ईरान को कुचल देगा, लेकिन 10 दिन हो गए, भीख मांगता नजर आया अमेरिका से कि मुझे बचा, ये तो मुझे खा जाएगा, पागल कर देगा मेरे को ये, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे एयरपोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स होंगे, सब चीजें टूट रही हैं, मकान टूट रहे हैं, मैं क्या करूं? आर्मी तो है भी, अगर हिम्मत है तो रिजीम चेंज करूं। रिजीम तब तक चेंज नहीं होता जब तक आपकी आर्मी अंदर नहीं आएगी। क्या इसराइल की आर्मी अंदर आने को तैयार है? अब इसराइल को इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, खेल अपनी जंग लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है उसको, कि उसके सामने अगर फुल फ्लेज्ड आर्मी है तो कैसे जंग लड़ेगा? हिजबुल्लाह के सामने लड़ सकते हो, हमास के सामने लड़ सकते हो, लेकिन फुल फ्लेज ईरानियन आर्मी जो कि आईआरजीसी की है, उसके सामने लड़ सकते हो क्या? तो एंटर करो, तभी रिजीम, तभी आपका रिजीम जो चेंज होगा, इससे पहले नहीं होगा। और बाकी रही बात की कोई सोचे कि मैंने ईरान को जीत लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरा वहां पे टट्टू आदमी आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा या प्रेसिडेंट बनेगा या कुछ और बनेगा, तो वो तो ख्वाब ही है, वो कुछ होने वाला नहीं है। ये जंग लंबी है और लंबी चलेगी। इसराइल जैसा कातिल और जुल्म करने वाला जालिम, मुझे लगता है कि उसे सबक देने की अभी जरूरत है, और जरूर सबक देने की जरूरत है। इस जैसे कातिल जिसके सिर पे खून सवार है, जो 50,000 से ज्यादा लोगों को खून पी चुका है ऑलरेडी, मुझे लगता है कि एक दिन उसकी मौत भी ऐसी होगी जैसे हिटलर की हुई थी। यही होता है अल्टीमेटली। आपने जितने लोगों का कत्ल किया है, जितनी कत्लो गारत की है आपने, हजारों बच्चे मारे हैं आपने, हजारों महिलाओं को कत्ल किया आपने, तो आप चैन से सो तो नहीं पाएंगे ना अल्टीमेटली। एक नेचर का भी एक, क्या कहते हैं कि रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो नेचर भी तो आएगी कभी न कभी सामने, और आपको वो सजा देगी उन सब कत्लों का जो आपने किए हैं। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। फिंगर्स को क्रॉस करके बैठिए, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, अभी घर मत जाइए।